यहाँ पे मॉक टेस्ट के अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं? So, in last class we had discussed about the weathering, okay, and some types of weathering. Today we had detailed discuss about the types of weathering. Okay. तो देखो वेदरिंग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना मोस्टली 90% चांसेस आर कम फ्रॉम द टॉपिक द टाइप्स ऑफ वेदरिंग दैट इज फिजिकल एंड द केमिकल वेदरिंग ओके फिजिकल और केमिकल वेदरिंग का ज़्यादा चांसेस है तो ये सब मैंने कल बता दिया था ठीक है और वेदरिंग में व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदरिंग हम्म तो फर्स्ट वन इज फ्रीजिंग एंड थोइंग ओके freezing and thawing. Okay, freezing and thawing. Wait. हम्म, ठीक है तो पहला जो वेदरिंग है फिजिकल वेदरिंग दैट इज फ्रीजिंग एंड द thawing. Okay, so most of the chances question from coming from the types of weathering that is the freezing and the thawing है ना फिजिकल वेदरिंग में तीन टाइप के वेदरिंग होते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग में फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल ओके एंड ज़्यादा चांसेस है किससे क्वेश्चन आने का फिजिकल और केमिकल से ठीक है तो देखो कल मैंने ये सब बता रखा था सब कुछ ठीक है व्हाट इज द डिफरेंट फैक्टर्स टोपोग्राफी क्लाइमेट है ना व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग व्हाट इज केमिकल वेदरिंग द टाइप्स ऑफ वेदरिंग impacts of weathering factor influencing the weathering ठीक है and some definition of the weathering that already had discussed yesterday okay जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे एंड देन सेकेंड वीडियो विल स्टार्ट ठीक है तो पहला है आपका फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ठीक है मतलब फिजिकल वेदरिंग के नीचे लिखो ये तो व्हाट इज फ्रीजिंग फ्रीजिंग मतलब क्या होता है फ्रीज हो जाना ठीक है फिजिकली टूट रहा है कोई भी रॉक ठीक है ड्यू टू फ्रीजिंग the block disintegrations occurs when rock splits along the joints ठीक है इसमें क्या होता है कल ही बताया था रुको ये कर देता हूँ मैं क्या लिखना है आप लोग को block disintegrations occurs when rock splits along the joints ठीक है रॉक जो है joints के along टूटता है इसमें ठीक है तो what will happen in this weathering this can happen as a result of the repeated cycle of the freezing and the thawing ठीक है ये बार बार होता है so freezing or thawing are the first set of the process okay first में क्या होता है water soaks into the cracks sorry or cavities of the rock existing below the surface and gets sealed up पहला क्या होता है कि जो पानी है वो जॉइंट के थ्रू
सोक करता है, ठीक है। अब काफी ठंडा एरिया का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। मान लो कैविटीज है, जॉइंट्स है, फ्रैक्चर्स है, तो वैसे रॉक्स क्या होंगे, उसको सील कर देता है, ठीक है। And then get sealed up, and then if the temperature falls, जब रात का टाइम में ठंडा हो जाता है, तो if the temperature falls that low enough during night times, the water freezes। उसके बाद क्या होता है, पानी जम जाता है उसी कैविटीज में, ठीक है। the waters During night times the water freezes, okay। what happened after freezing? When water freezes into ice, its volume gets increased by 9%। This is very very important, ठीक है। जो वाटर जब फ्रीज हो जाता है अंदर में, ठीक है, तो वो वॉल्यूम इसमें चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आइस में चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम गेट इंक्रीज 9%, 9% तक बढ़ जाता है। एंड रिजल्ट क्या होता है, इट एक्सपैंड्स, है ना, जो आपका जॉइंट्स है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट एक्सपैंडिंग को बोलते हैं थॉस, ठीक है, इन द क्रैक्स एंड मे पुश हार्ड एनफ टू स्प्लिट द रॉक इनटू द माइनर फ्रेगमेंट्स, है ना। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और एक्सपैंड करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वेदरिंग को इंक्रीज करेगा, है ना। दे प्रमोट द वेदरिंग एंड दे स्प्लिट्स द रॉक इनटू द माइनर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। So under this specific circumstances, this expansion is able to displace and create feature is most of the rock. Not all the volumetric expansion is caused by the pressure of the freezing of the water. It can be caused by the stresses in water that remain unfrozen. Sorry. Okay. So you just write up to this point, fragments तक, ठीक है। So this is the first type of the physical weathering. Yeah, Harish, good morning. Pankaj. I think Harish was present in my class yesterday, right? So freezing and the thawing, ठीक है। ये था आपका पहला फिजिकल वेदिंग, समझ में आया। सिंपली नथिंग, ठंड के एरिया में फ्रॉस्ट एंड थॉइंग क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फिजिकल वेदिंग, पहला नंबर में इसी को लिखना, ठीक है। ठंड के एरिया में क्या होता है, मान लो कोई रॉक एक्सपोज्ड है ना, और वहाँ पे कोई फ्रैक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है, फ्रैक्चर्स या जॉइंट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या होता है कि पानी इसमें पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, पानी कहीं से जाके इसे पेनिट्रेट करेगा। नाइट टाइम में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। ठंड एरिया में सुबह थोड़ा मान लो धूप रहेगा तो वाटर रहता है, लेकिन नाइट टाइम में माइनस में चला जाता है, तो ये जो पानी जो अंदर गया है ना, दे गेट फ्रीजेस, ठीक है, वो फ्रीज हो जाता है और इट टर्न्स इनटू द आइस, है ना। और यहाँ पे बन जाएगा आइस, और जैसे ही आइस बनेगा, ये 9% वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ठीक है, उसके जॉइंट्स को। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो किसको प्रमोट कर रहा है, वेदरिंग को, ठीक है। और वो फिर धीरे धीरे यहाँ से आपका टूटने लगेगा, है ना। फॉल water freezes into ice and its volume get increased by 9%। as a result it expands by thawing बोलते हैं, ठीक है, in the cracks and may push hard enough to split the rock into the minor fragments। so this type of the weathering is called the freezing and the thawing, ठीक है। now next में क्या था, physical weathering में क्या था, बताया था ना, फ्रॉस्ट वेदरिंग, ठीक है। व्हाट इज फ्रॉस्ट वेदरिंग, देखो फ्रॉस्ट फ्रीजिंग सब एक ही बोलते हैं, जब उसी को ही बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग को ही, ठीक है। फ्रॉस्ट वेदरिंग मतलब होता है, इज अ कलेक्टिव नेम गिवन फॉर द सेवरल मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस इंड्यूसेस बाय द स्ट्रेसेस क्रिएटेड बाय द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है। वही सेम ही चीज हुआ, बस सिर्फ नाम अलग, एक कलेक्टिवली नेम को हम लोग बोल दिए कि बहुत सारे, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस ऐसा लगे, है ना। आइस में काफी स्ट्रेस भी लगता है, ठीक है। तो वैसे केसेस में हम लोग बोलेंगे फ्रॉस्ट वेदरिंग, ठीक है। इट इज द collectively name given for the several mechanical weathering process induced by the stresses created by the freezing of water into ice, ठीक है।
So the term include variety of process such as frost shattering, frost wedging, है ना, क्रायो फ्रैक्चरिंग. ये सब जितने भी वर्ड्स आपको आ रहा है ना, आप बस याद रखना कि द डेफिनेशन इज सेम जो मैं अभी वाटर वाला फ्रीजिंग वाला बताया, ठीक है, सिर्फ नाम अलग अलग है ना, फ्रॉस्ट वेदरिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, क्रायो फ्रैक्चरिंग, ठीक है. So the process may act on a wide range of spatial and temporal scales from the minutes to years from the dislodging mineral grain to the fracturing boulders. So frost weathering is mainly driven by the frequency and intensity by the Fritz thaw cycle and the property of the metal subjected to weathering. It is the most pronounced in the high altitude and the latitude area. Direct यहाँ से यहाँ तक लिखना है. It is most pronounced in the high altitude and the latitude area. ठीक है. ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड में होगा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर कम होगा. तो सारा चीज हम उसी को बोलेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज द रूट वेजिंग. इज इट क्लियर ना? कोई दिक्कत? एनीवन समझ में आ रहा है? टाइप्स ऑफ वेदरिंग. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मैं फिजिकल वेदरिंग पढ़ा रहा हूँ. ओके. So let's start. The next type of the weathering is the root wedging, है ना. And what is root wedging is also come under the physical weathering. Okay, ये भी physical weathering के ही अंदर आता है, ठीक है. आप लोग अच्छे से notes बनाओगे इसका. So the second mechanism is the root wedging. What is root wedging? आपको पता चल रहा है root का मतलब क्या होता है कि जड़, ठीक है. So plant root have a great role played in the weathering. कल ही बताया था कि जो प्लांट रूट होता है वो आप देखोगे कि चट्टानों पे प्लांट रूट पेड़ उग जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है. सो उनके जो रूट है ना, वो कहाँ होते हैं? चट्टानों में होते हैं. एंड द प्लांट आर इफेक्टिव एजेंट्स ऑफ द मैकेनिकल वेदरिंग, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Written from this point, plant root have a great role to play in the weathering, and the plants are effective agents, है ना, of the mechanical weathering. So roots can penetrate through the cracks, है ना, of the rocks to the depths of the several meters, ठीक है. जहाँ जहाँ क्रैक्स होगा वहाँ वहाँ रूट क्या होगा? फैल जाएगा, ठीक है, उस रॉक्स में. एंड इट प्रमोट द वेदरिंग. सो एज द रूट ग्रो, अब रूट तो ग्रो करेगा बिकॉज यू नो सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ ऑल्सो वेदरिंग, कल ही बताया था, ठीक है. सो एज द रूट ग्रो दे एक्सर्ट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द क्रैक्स. जैसे जैसे रूट बड़ा होगा, वो रॉक्स में जो क्रैक्स है वो क्या होगा? वो भी बड़ा होगा, है ना. उसमें काफी प्रेशर लगेंगे. ये भी लिखोगे. They exert a tremendous amount of pressure on the walls of the rocks. This breaks, ठीक है, them into pieces. Breaks का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, BREAKS होता है, ठीक है. They breaks them into the pieces, है ना. And the root wedging is the major process of the mountain containing forest and the natural vegetation. तो जहाँ पे आप देखोगे कि चट्टानों में काफी पेड़ वेड़ निकल गए हो, तो this type of weathering is called the root wedging. Okay. Now heat spelling. What is the heat spelling? This is also a fourth type of physical weathering or mechanical weathering. You can say that. What is this heat spelling? So this weathering is due to the fluctuation in temperature is termed as a thermal weathering. ठीक है. जब टेम्परेचर का जब फ्लक्चुएशन हो, हीट स्पेलिंग को दूसरा नाम यहाँ पे लिख सकते हो, थर्मल वेदरिंग भी बोलते हैं, ठीक है. इट ऑब्जर्व इट ऑलमोस्ट ऑल द क्लाइमेटिक जोन, है ना. ये सारे क्लाइमेटिक जोन्स में होता है क्योंकि फ्लक्चु अभी भी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ फ्लक्चुएशन क्या, टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएट करता है, राइट ना. तीनों टाइप का सीजन होता है ना, गर्मी, बरसात, धूप, ठीक है. सो इट इज मोर इंटेंस इन रीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय द शार्प टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, ड्राई एयर एब्सेंस और पुअरली डेवलप्ड वेजिटेशन कवर. आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो आपको बहुत ज्यादा रूट वाला वेजिंग वाला नहीं दिखेगा, ठीक है. आपको हीट स्पेलिंग जरूर दिखेगा, ठीक है. सो हीट स्पेलिंग इज द मेजर प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है. हीट अभी गर्मी का टाइम है ना. तो क्या होता है? हीट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स विल कॉज द आउटर सरफेस लेयर ऑफ द रॉक टू एक्सपैंड क्विकली एंड ब्रेक अवे इन स्पॉल्स, ठीक है. ये क्या होता है कि मान लो कहीं पे आग लगा जंगल में, ठीक है, उसके गर्मी से, है ना, आउटर सरफेस का जो रॉक होता है वो एक्सपैंड हो जाता है ना, और वो ब्रेक होता है स्पैल्स में, ठीक है. मोस्ट ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक आर
पॉलीमिनरलिक, पॉलीमिनरलिक मतलब समझ में आता है कि बहुत सारे मिनरल से बने होते हैं। व्हाट इज रॉक? रॉक इज एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स। ठीक है, मान लो ग्रेनाइट एक रॉक है, इग्नियस रॉक है, तो उसमें उसमें सिर्फ एक मिनरल तो नहीं होंगे, उसमें पोटेशियम फेल्सपार भी होंगे, क्वार्ट्ज भी होंगे, ठीक है, मस्कोवाइट भी होंगे। ठीक है, तो दिस ऐसे को बोलते हैं पॉलीमिनरलिक, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल मिनरल्स। ठीक है, लिखा हुआ। सो हियर, यहाँ से लिखना, हीट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर विल कॉज द आउटर सरफेस layers of the rock to expand quickly and break away in the spalls. Most igneous and metamorphic rocks are polymineralic, and that is composed of the several minerals. Okay, so these minerals have different coefficients of the thermal expansion, and it causes the differential expansion of the minerals that gives to the rise to minute internal fracturing. Just leave this point, है ना? रॉक कंपोज ऑफ द डिफरेंट कलर्ड मिनरल्स आल्सो गो द डिफरेंशियल एक्सपेंशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना सारा डेफिनेशन लिखना, ये जस्ट 1 और 2 पॉइंट। ठीक है, आपको सिर्फ पूछेगा क्वेश्चन में कि ये जो वेदरिंग है ना, हीट स्पेलिंग, वो कौन से वेदरिंग के अंदर में आता है, रूट वेजिंग वो कौन से वेदरिंग के अंदर में आता है। दिस इज द फिजिकल वेदरिंग, दिस इज द केमिकल वेदरिंग, और दिस इज द बायोलॉजिकल। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यही तक पूछ सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लेवल में नहीं पूछे, लेकिन फिर भी आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक है, कई क्वेश्चन पूछ दिया कि किसको बोलते हैं, तो वो आप आराम से कर पाओगे। फिर रिपीट, कौन सा रिपीट करूं? फ्रंट वेदरिंग मैंने कब बता दिया राज? मैंने फ्रॉस्ट वेदरिंग बताया है। फ्रॉस्ट वेदरिंग उसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया ना, ये फ्रीजिंग एंड थोइंग, उसी को एक कलेक्टिवली नेम है फ्रॉस्ट वेदरिंग। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो जो ठंड के टाइम, जो ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स में जब पानी जब फ्रिज हो रहा है, ठीक है, द वाटर टर्न्स इनटू द आइस, जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ आइस बना और वॉल्यूम में एक्सपैंड हो गया। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस भी लगते हैं। ठीक है, आइस बनने के बाद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एक्सर्टेड ऑन द रॉक्स। ठीक है, तो वैसे रॉक्स को, वैसे प्रेशर को, वैसे वेदरिंग को हम लोग बोलेंगे फ्रॉस्ट वेदरिंग। ओके, included by these stresses, remember that. Now next weathering is exfoliation. Exfoliation is a very common type of the weathering। ठीक है, अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपको बहुत easily exfoliation मिल जाएगा। आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी ऐसा सॉफ्ट रॉक वाले जगह में, है ना, exfoliation and spheroidal weathering। ठीक है, they are the two more process of the physical weathering as exfoliation and spheroidal। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, है ना, what is exfoliation? Exfoliation denotes the loss of the outer layer of the rock's bodies as it weather and detach from the main masses। ठीक है, मेन मास से वो डिटैच्ड हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और उसका जो आउटर लेयर है वो छोड़ने लगता है। ठीक है, मान लो एक रॉक है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा परत बाई परत जो है वो क्या होता है कि टूटने लगता है। ठीक है, आप जैसे ही उठाओगे एक टुकड़ा हाथ में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। सो दिस टाइप ऑफ द वेदरिंग इज कॉल्ड द एक्सफोलिएशन। ठीक है, दिस लीव्स अ डोम लाइक स्ट्रक्चर। सो एक्सफोलिएशन is a form of the mechanical weathering in which curved plates of rocks are stripped from a rock below। ठीक है, ये कर्व जैसा आपका टूटेगा। ओके, सो एक्सफोलिएशन occurs particularly in the hot dry desert climate। ज़्यादातर आपको कहाँ दिखेगा? हॉट ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट्स में। ठीक है, एंड ऑन शीट ऑफ द रॉक। ठीक है, मैंने बताया ना परत बाई परत, तो यही है, दिस इज द शीट ऑफ द रॉक। ठीक है, आप बहुत सारे रॉक्स में देख सकते हो कि ऊपर वाला सतह जो है, ऊपर वाला परत है, ठीक है, वो टूट जाता है ना, लेयर बाय लेयर जो है, दैट द वेदरिंग अकरिंग। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज मेनली ऑफ द हीट। ठीक है, सन हीट। सो एक्सफोलिएशन स्टोन्स आर टिपिकली जियोमॉर्फिक फीचर्स। ठीक है, you're right up to this point। there are two more process से लेकर यहाँ तक, sheet of the rock बस। ठीक है, now next physical weathering is the, or last physical weathering is the spheroidal weathering। okay, हाँ, फिजिकल वेदरिंग का 5 टाइप्स है, जितना पढ़ा रहा हूँ लिखते जाओ, उसमें सब कुछ फिजिकल वेदरिंग में ही आ रहा है। ओके हरीश, मशरूम रॉक इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सफोलिएशन वेदरिंग।
Mushroom rocks is a no. You can't say the mushroom rock is the mushroom rock में उसमें उसमें वो कहाँ होता है, शीट्स ऑफ द रॉक कहाँ होते हैं। मशरूम रॉक तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा ना, उसपे देखो ऐसा नहीं है कि मशरूम रॉक है तो उसमें एक ही टाइप्स का वेदरिंग लग रहा है, दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट्स सपोज टू बी एन एक्सफोलिएशन, इट्स सपोज टू बी द हीट स्पेलिंग, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ स्पेरोइडल वेदरिंग, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेदरिंग लगता है उसमें, ओके। सो स्फेरॉइडल वेदरिंग, स्फेरॉइडल आप समझ गए मैं क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट क्लाइमेट्स, ठीक है। You can say that the exfoliation is the result of the mushroom rock, but not usually. है ना? So spheroidal weathering is a form of the chemical weathering that affects the systematically jointed bedrock that result in the formation of the concentric and the spherical layers of the highly decayed rock within weathered bedrock that is known as the saprolite. ठीक है? So what is the spheroidal weathering? This is the टाइप्स ऑफ द फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। ये भी फिजिकल वेदरिंग में ही आता है, लेकिन ये कैसे होता है, ड्यू टू दी समवॉट फॉर्म, केमिकल वेदरिंग के फॉर्म से बनता है, ठीक है। ये भी बेडरॉक और जो जॉइंटेड है, ठीक है, वो जो टूटेगा वो कॉन्सेंट्रिक शेप में टूटेगा। कॉन्सेंट्रिक शेप में मतलब होता है कि स्फेरिकल शेप में टूटना, ठीक है। यहाँ से लिखो, इज अ फॉर्म ऑफ द केमिकल वेदरिंग that affect the systematically jointed bedrock that results in the formation of concentric or the spherical layer of the highly decayed rock within weathered bedrock that is known as saprolite। इसको हम लोग बोलेंगे saprolite, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ फिजिकल स्फेरॉइडल वेदरिंग। सी दिस इज द saprolites, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये, इमेजेस दिखा देता हूँ। हाँ देखो, कर्व दिख रहा है गोल गोल तरीके से, ओके। सो दिस इज टाइप ऑफ द कॉन्सेंट्रिक वेदरिंग, ठीक है, और स्फेरॉइडल वेदरिंग, इस टाइप के वेदर रॉक आपको दिख रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर ना? अरे यस और नो? These are the last type of the physical weathering. Yeah, okay. Now second one is the chemical weathering processes, ठीक है। तो मैंने केमिकल वेदरिंग कल बहुत अच्छे से बता रखा हूँ कि केमिकल वेदरिंग मतलब क्या होता है, कि देयर इज अ सेकंड मेजर टाइप ऑफ द वेदरिंग इज द केमिकल वेदरिंग। इसमें फिजिकल वेदरिंग में क्या हो रहा था कि इसमें केमिकल कंपोजिशन और मिनरलोजी चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब अगर एक मिनरल है तो वो टूट के वहीं पे वही मिनरल रहेगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन केमिकल बोलने का मतलब क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। और केमिकल रिएक्शन यू नो कैसे होते हैं, नेचर में केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, आप तो एसिड लेके गिराओगे नहीं वहां पे, आप तो रिएक्शन करवाओगे नहीं, ठीक है। वो तो नेचर में खुद होता है। तो नेचर में केमिकली कैसे हो सकता है, जस्ट थिंक, है ना, ड्यू टू दी वाटर, है ना, ड्यू टू दी रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर, जब भी मैं कल बताया था व्हाट इज कार्बोनेशन, ठीक है। जब रेन वाटर आता है ना, तो हवा में एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो मिल जाता है इसके साथ में, और फिर वही जो रेन वाटर है वो रॉक के ऊपर गिरता है, तो रॉक वो एसिड का फॉर्मेशन कर देता है जब वो गैस के साथ मिलता है तो, ठीक है। तो दैट एसिड इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड, ओके। So the second major type of the weathering is the chemical weathering. So it is the process of the decomposition of the earth surface material। ये सबसे पहले सरफेस अर्थ सरफेस मटेरियल को डिकम्पोज करेगा, and it is done by the various agents and the chemical reaction,
ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है इसमें जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि अगर मान लो कोई रॉक है तो अगर उसके साथ रिएक्ट किया तो उस वो क्या बन जाएगा, है ना, इस टाइप से हम लोग इसमें देखेंगे। और रिमेंबर, अगर टाइप्स ऑफ वेदरिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो केमिकल वेदरिंग से 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को लिख लो। नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ द केमिकल वेदरिंग, क्या क्या इफेक्टिंग है? द मिनरल स्टेबिलिटी इन द वेदरिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी घट जाती है उसकी। अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया एक्सपोज्ड विच इटसेल्फ एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू द एंड डेंसिटी ऑफ द फ्रैक्चर इन अ रॉक, ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द केमिकल वेदरिंग। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द केमिकल वेदरिंग? ऑब्वियसली टेम्परेचर, amount of surface area and availability of the water and the natural acid, ठीक है, this is the very very important, ठीक है, this is the main agent of to form the chemical। Okay, so what is the impacts of the chemical weathering? This is the increase in the bulk with resulting strain and stresses within the rock। ये क्या होता है कि ये बल्क में लगता है और जो स्ट्रेन और स्ट्रेसेस जो अंदर में रॉक्स में लग रहे हैं, ठीक है, उसको इनहेंस कर देता है। ठीक है, this is the formation of the some lower density minerals, reduction in the particle size, ठीक है, particle size तो reduction होंगे ही, and increase the surface area of the masses। ठीक है, growth of the more mobile mineral and the formation of the more stable mineral, टूटते टूटते ये more stable mineral बना देता है। ठीक है, so these are the impacts, ये अपने नोट्स में ऐड कर लो, ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा। ठीक है, the main important is what is the processes of the chemical weathering, what is the types of the chemical weathering। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एंड द कार्बोनेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, ये चार टाइप के जो वो केमिकल वेदरिंग होते हैं। ठीक है, अब इस चारों टाइप को जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ो। ठीक है, द टाइम इज वेरी शॉर्ट। ओके, टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड यू नीड टू वेरी हार्ड वर्क, है ना। सब काम जो भी अपने सर पे काम रखे हो बोझ का, है ना, उसको आप थोड़ा सा रिलीज करो एंड खुद को टाइम दो। 24 आवर्स में एटलीस्ट 10 घंटा तो पढ़ो। दिस इज द नॉट द वेरी easiest पोस्ट टू अचीव। ठीक है, एंड दिस इज योर ड्रीम। अगर जो झारखंड से है ना, दोज आर फ्रॉम झारखंड, उनको मेहनत करने का ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको जियोलॉजी में मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे कहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जियोलॉजी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, बस आप क्लास अटेंड करो, नोट्स बनाओ, उसी नोट्स को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और मैं बहुत जल्द एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। ओके, लेकिन टिल नाउ यू जस्ट रीड ऑल दिस टॉपिक्स, है ना, और बाकी जितने भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से कवर करो, सारे काम छोड़ कर, क्योंकि एक बार अगर ये अचीव हो गया तो फिर दिस इज द लाइफ टाइम, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, है ना। माइनिंग इंस्पेक्टर इज नॉट दिस स्मॉल पोस्ट, ठीक है, लाइक अ माइनिंग सरदार एंड ऑल। ठीक है, दिस इज द दिस इज द इंस्पेक्टर, यू नो, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन, है ना, आप एक माइंस का इंस्पेक्ट करोगे जाके। ठीक है, तो यू हैव, आपके पास वो एटीट्यूड भी होना चाहिए, है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू टू डेवलप दीज टाइप ऑफ द एटीट्यूड्स। ये बचपना हरकत छोड़ दो ना, ठीक है, कि पढ़ूंगा वो करूंगा, अरे देख लूंगा मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, जस्ट फोकस्ड, है ना, जस्ट फोकस, जस्ट इंस्पायर फ्रॉम द यूपीएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, फिलहाल 2 महीने तक आप इंस्पायर हो यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं उनसे, उनको जाके देखो कभी दिल्ली में या कहीं पे जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, सारे काम को, फालतू के काम को छोड़ दो, इनफैक्ट घर के काम को भी छोड़ दो अभी, क्योंकि ये जिंदगी की सवाल है ना। बार बार ये पोस्ट नहीं आएगा, वो भी झारखंड में तो नहीं आएगा। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि प्लीज डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो अपना 100% दो, है ना। डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन, जस्ट
दिस इज द ओनली, एक ही एग्जाम होगा इसमें तो, ठीक है। देखो ये सब, फ्रॉम टुमारो माय सेमेस्टर एग्जाम विल स्टार्ट। लिसन मिस्टर राज, ठीक है, एग्जाम्स मैं भी दिया हूँ सेमेस्टर, ओके। सो यू डोंट टीच मी कि सेमेस्टर एग्जाम आप कैसे देते हो, है ना। और आपके लिए मैं रुकूंगा नहीं कि 25 जून तक मैं रुका रहूंगा। दिस इज दी, मैं अभी बोला, दिस इज द मैटर ऑफ योर लाइफ, है ना। आई एम नॉट स्टेइंग अप टू योर सेमेस्टर एग्जाम, है ना। आई डोंट केयर इफ योर सेमेस्टर एग्जाम्स, मुझे पता है कि आप सेमेस्टर एग्जाम में 98% लाना नहीं है आपको, यू जस्ट गॉट द 60% ओनली, ठीक है। पास करो बस, पढ़ने पर, और वो बंदे एक रात में कर लेते हैं, वो मुझे भी पता है, ठीक है। सो डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस। अगर आप सेमेस्टर ही देते रहो, फिर अगर आप 5 घंटा सेमेस्टर में दे रहे हो और 1 घंटा जेसीसी माइनिंग इंस्पेक्टर में दे रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन, ओके। जस्ट सेट योर माइंड, यू ऑल ऑफ यू प्लीज सेट योर माइंड, है ना। इफ यू सीरियसली वांट्स टू क्रैक द एग्जाम्स, है ना, यू यू हैव टू गिव योर टाइम बाय योरसेल्फ, ठीक है। तुमको देना ही पड़ेगा टाइम खुद को, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? टॉपिक्स बहुत सारे कवर हो गए हैं, है ना, टॉपिक्स बहुत सारे कवर हो गए। आप कंटेंट सेक्शन में जाना, पेपर 2 में जाना, जियोलॉजी में देखो जितने भी सबका अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है, जस्ट उठा उठा के वीडियो देखना स्टार्ट करो। पैलेंटोल स्ट्रेटिग्राफी का वीडियो है, ठीक है, मिनरोलॉजी का है, पेट्रोलॉजी का है, सबका वीडियो डाला हुआ, आप लोग बस देखते नहीं हो, खोलते नहीं हो, ठीक है। टॉपिक बहुत हद तक कवर हो चुका है, बहुत कम टॉपिक बचा हुआ है। नाउ सेकेंड वन इज सॉल्यूशन, सी दिस। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला केमिकल वेदरिंग है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है कि घुल जाना, ठीक है। घुलना मतलब क्या होता है कि पानी में घुल जाना, है ना। तो मान लो सॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ द डिसॉल्विंग मिनरल, ठीक है, दैट कंस्टिट्यूटेड बाय वाटर और एसिड। तो वाटर, पानी में घुल जाना को बोलते हैं सॉल्यूशन, ओके। So most minerals have the low solubility in pure water, but rain contain the carbonic acid। अभी बताया ना कि rain contain क्या करता है, कार्बोनिक एसिड। अगर मान लो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में थोड़ा कम घुलता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कार्बोनिक एसिड आ गया, कार्बोनिक एसिड मतलब रेन के साथ में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसिड रेन, उसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो उसमें जो क्या होता है कि मिनरल्स बहुत ज्यादा घुलने की शक्ति होती है, ठीक है। So that the carbonate mineral dissolve readily in the acidic solution। और खासकर कार्बोनेट मिनरल है तो वो जल्दी घुल जाता है, ठीक है। So some substance present in the rocks are directly soluble in the water. Okay, so the soluble substance are removed by the continuous action of the water, and the rock is no longer remain the solid from the holes, rails, or rough surface, and ultimately fall into the pieces of the decomposes. Simply it means कि मान लो कोई rock है, ठीक है, यहाँ पे continuous जो पानी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जो लूजर मिनरल होंगे, है ना, वो यहाँ से डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूशन होके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या छोड़ देगा, एक कैविटी छोड़ देगा, ठीक है, एक होल छोड़ देगा, ठीक है। So this action is considerably increased when water is acidified by the dissolution organic and inorganic acids, ठीक है। You just write up to this point, decomposes तक, ठीक है। This is called a solution। Solution simply means घुल जाना, है ना। मिनरल जो है वो घुल के निकल जाते हैं, एंड क्या छोड़ देते हैं, यहाँ पे होल छोड़ देते हैं, होल या रेल्स और रफ सरफेस, क्लियर। या या सो दिस हाइड्रेशन, है ना, देखो क्या बोल रहे हो सर, कल ही सर आप अपने अनुसार से चलिए सर, हाँ, या मैं तो अपने अनुसार से चलूंगा। कल ही सारे टॉपिक्स नहीं डाले गए, टॉपिक्स पहले ही डाले गए थे ओल्ड कंटेंट में,
ओके, बट आप लोग देख नहीं रहते, कल क्या सिर्फ अरेंज किया गया है टॉपिक वाइज। ओके, आप अगर ओल्ड कंटेंट को खोलते तो आपको सारा कुछ मिल जाता उसमें, है ना। लेकिन कल जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया गया है बस, है ना। टॉपिक सारे वीडियोस पहले से ही डले हुए थे। नाउ सेकंड वन इज हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है कि दैट एडिंग ऑफ वाटर, दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर में वाटर ऐड होना। ठीक है, सो हाइड्रेशन इन्वॉल्व द टू प्रोसेस, एक हाइड्रेशन एक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो इन दोनों में क्या, हाइड्रेशन इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विद अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन द मिनरल लीडिंग टू चेंज इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये वाला, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इज एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें क्या होता है कि वाटर ऐड होता है, सिंपली हाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी का ऐड होना। तो सपोज दैट दिस इज द हेमाटाइट, है ना, हेमाटाइट का फॉर्मूला आपको पता, दिस इज द आयरन ओर, है ना, Fe2O3। इसमें हम मान लो पानी को ऐड कर दिए H2O, है ना, HOH उसमें तोड़ के लिखा है। तो क्या बन गया दूसरा मिनरल, लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट इज ऑल्सो आयरन मिनरल, दैट इज इट हाइड्रेटेड मिनरल एंड दैट इज द येलो कलर। ठीक है, आपको पता है हेमाटाइट रेड होता है ना, एंड दैट कन्वर्ट इनटू द लिमोनाइट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम में आपको रिएक्शन दे देगा या फिर हेमाटाइट टर्न इनटू लिमोनाइट, अब बता दो कि ये कौन सा वेदरिंग है। तो योर राइट आंसर विल बी दी हाइड्रेशन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये हाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड इज द अनदर एग्जाम्पल, है ना। मान लो ये दूसरा एग्जाम्पल है, बायोटाइट है, सॉरी बॉक्साइट है, Al2O3, इसमें आप पानी को ऐड किए H2O। ठीक है, और ये बना दिया Al2O3H2O, दैट इज द हाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल मान लो एनहाइड्राइट है, एनहाइड्राइट का फॉर्मूला ये होता है CaSO4 प्लस H2O। ठीक है, और ये जब वाटर ऐड होता है तो इसमें तो क्या बन जाता है, जिप्सम, CaSO4 और 2H2। ठीक है, जिप्सम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है ओलिवीन, ओलिवीन में अगर वाटर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, सरपेंटीन। ये सब बहुत याद करना जरूरी है। ठीक है, और सिलिका और पानी निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रेशन। ठीक है, ये हाइड्रेशन का आपका डेफिनेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ सेकंड वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सिंपली क्या होता है ना कि इसमें H प्लस आयंस जो है वो बाहर निकलते हैं, है ना। हाइड्रोलिसिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ द केमिकल वेदरिंग इज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द H2O into OH माइनस। इसमें पानी टूट जाता है, किसमें किसमें, H प्लस या OH माइनस में। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपको बस कैसे पहचानना ये हाइड्रोलिसिस है, लास्ट वाला टर्म्स देखना, लास्ट वाला टर्म्स अगर OH है या फिर H प्लस आयंस है, ठीक है, या फिर H प्लस आयंस लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाना कि ये हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, which chemically combine with the minerals and bring about the changes such as exchange and decomposition of the crystalline structure, formation of the new compounds. ठीक है, it involves the formation of the hydroxyl ions and the hydrolysis of the feldspar. Example is the orthoclase, this is the feldspar plus पानी ऐड हुआ और इसमें OH निकल गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एल्युमिनियम सिलिसिक एसिड, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोलिसिस, दैट feldspar change into the ammonium silicic acid, orthoclase is a feldspar, है ना, KlSi3O8। बस जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है बस उतना ही रटना है आपको। ठीक है, उससे ज़्यादा कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब समझ में आता ही है ना, कि उसमें पानी का एडिशन हो रहा था हाइड्रेशन में, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर कंटेन 21% ऑफ द फ्री ऑक्सीजन, राइट ना। So where is the oxygen content of the air dissolved in water is 30 to 35%. And these two forms of the oxygen are the most active chemical agents for the weathering. ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल में आ जाना, मान लो ओलिवीन है,
पानी भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, फ्रीली ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बना देगा क्या, जियोथाइट, है ना, जियोथाइट। देखो दूसरा मिनरल। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, FeS2, ठीक है, फेरस सल्फाइड, ये आपका CO2 प्लस इतना अमाउंट ऑफ O2 जो है वो ऐड हुआ, तो ये बना दिया हेमाटाइट, है ना, और ये सब निकल गया। तो ये निकलने का वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप फर्स्ट वाला याद रखो क्या बना रहा है ये, ठीक है। नाउ ये सब देखो, ये सब सब एग्जाम्पल है। पाइराइट ऑक्सीडाइज रैपिडली फ्रॉम द हेमाटाइट इन द प्रेजेंट ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन। आपको पता है पाइराइट जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, क्योंकि आपके हवा पानी फ्री एटमोसफेयर में पानी और हवा तो मुफ्त है ना। तो FeO, दिस इज प्लस दी O2, तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। मान लो मैग्नेटाइट है Fe3O4 और इसमें O2 आया, तो ये क्या बन गया, हेमाटाइट में चेंज हो गया, ठीक है। तो मान लो Fe2O3 हेमाटाइट है, 2H2O इसमें ऐड हुआ, पानी ऐड हुआ, तो ये बना दिया लिमोनाइट, ठीक है। तो सिंपली ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ द ऑक्सीजन, एंड यू नो एटमॉस्फेयर कंटेन द 21% ऑफ द फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। देयर इज अ प्रोन टू द केमिकल अटैक, एम्फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, दीज आर द मिनरल्स, है ना। और देखो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इज वेरी रेसिस्टेंट टू द केमिकल अटैक। मैं बताया था क्वार्ट्ज बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है केमिकल अटैक से, मतलब नहीं होता है इसमें केमिकल अटैकिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्डेस्ट मिनरल है, ओके। नाउ कार्बोनेशन एंड डिसोल्यूशन। कार्बोनेशन मतलब समझ में आ ही गया होगा, राइट ना। समझ में आ रहा है कि ऊपर से पार हो रहा है, थोड़ा सा केमिस्ट्री है ये, ज़्यादा नहीं है, बस लास्ट है, ठीक है। लास्ट केमिकल वेदरिंग इज द कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्म होता है, ठीक है। जब रेन वाटर थ्रू द एटमोसफेयर इट डिजोल्व द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। एटमोसफेयर में CO2 है, O2 है ना, तो सारे बहुत सारे और भी गैसेस है ना, तो सब मिक्स हो जाते हैं। So the atmospheric carbon dioxide when dissolved in water it form the carbonic acid, है ना। और वही कार्बोनिक एसिड फिर आपका उसमें लगते हैं, रॉक्स में आते हैं, ठीक है। एंड दे प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द केमिकल वेदरिंग, ठीक है। एंड ये रिटन साफ साफ लिखा हुआ, कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म द नेचुरली इन द रेन वाटर, ओके, है ना, जो कि एक वीक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल वेदिंग। मतलब H2 है ना, पानी आया और हवा में CO2 है, तो ये बना दिया कार्बोनिक एसिड, दिस इज द कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये मान लो किसी का कैल्साइट पे गिरा, ठीक है, मान लो कैल्साइट इज स्लाइटली सॉल्युबल और ये H2CO3 से रिएक्ट किया, तो देखो ये क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, ठीक है। दिस इज दी CaHCO3 का होल 2, है ना, ओके। सो बस यहाँ तक, यहाँ तक बस एग्जाम्पल लिखना, है ना। और ये भी लिख सकते हो, दिस इज द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगर कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट किया तो देखो कैल्शियम निकल गया, एंड द कैल्शियम, दिस इज द बाइकार्बोनेट आयंस, है ना, दिस इज द बाइकार्बोनेट आयंस। दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनेशन, इसी को बोलते हैं, ओके, क्लियर। ये था पूरा फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। लास्ट वेदरिंग है बायोलॉजिकल वेदरिंग, है ना। बायोलॉजिकल वेदरिंग आपको पता है कि मैन और एनिमल्स के वजह से होता है ना। जो कि सबसे पहले तो मैन एंड एनिमल्स था। इसमें क्या होता है कि जो मैन है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक इज वेल नोन, ही कट्स द रॉक्स टू बिल्ड डैम्स, चैनल्स, है ना, कंस्ट्रक्ट्स रोड, बिल्डिंग्स, ये सब जो भी है, हम लोग जो रॉक्स को काट देते हैं, दिस इज द बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटी रिजल्ट इन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रॉक फॉर अटैक द केमिकल एजेंट्स, है ना, एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। ये सब काट के हम लोग क्या करते हैं, केमिकल वेदरिंग को बढ़ावा देते हैं, है ना। कहीं पे डैम बन रहा है, कहीं टनल बन रहा है, तो देखोगे कि रॉक कटिंग का काम चलते रहता है, तो वी प्रमोट द रॉक वेदरिंग, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स, worms, the activities make their hole in them and thus the aids of the weathering, ठीक है। इससे फायदा क्या है, why in मैन एंड एनिमल्स आर कम अंडर द बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जॉइंट्स को डेवलप कर देते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर डेवलप करते हैं, होल्स डेवलप कर देते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे एनिमल बर्ड्स, है ना, ये सब आके रहने लगते हैं, और वो सब एक बायोलॉजिकल वेदरिंग उसमें
इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, है ना, that termites build galleries and passage and carry material from lower to the upper surface, excrete acids, है ना, rabbits by burrowing into the ground destroy softer rock, mole, ants, है ना, जितने भी ये सब पक्षी और organisms है, ठीक है, that the dead animals provide the substance which react the minerals and aid in the decaying process. The earthworm pass the soil through the alimentary canal, thus bring about the physical and the chemical changes in the soil material. Simply जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप देखे होंगे, मान लो कहीं बड़ा सा फ्रैक्चर है तो आपको यहाँ से यहाँ तक पासेस तक दिखने लगेगा कि कोई चींटी, कोई अर्थवर्म जो यहाँ से यहाँ तक आराम से मूव कर रहा है, एक टनल टाइप से बना लिया है, ठीक है। तो वो टनल इज अ वेरी डेंजरस फॉर द वेदरिंग, ठीक है। वो तुरंत फिर टूटने लगेगा रॉक्स, ओके, और फिर वो चेंज हो जाएगा। सो दिस और नेक्स्ट वन इज, आपको पता ही है, हायर रूट एंड प्लांट एंड रूट्स, ठीक है। जैसे पीपल ट्री, पीपल ट्री क्या होता है कि आप देखोगे कि वॉल में भी ग्रो हो जाता है, तो समझ रहे हो चट्टान उसके लिए क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। So as they grew, they exert a great destructive forces and the hard rock many break apart. Hard rock को भी तोड़ देता है. Example, the people tree growing on the wall or rocks. Some roots penetrate deep into the soil and they make some sort of the drainage channel. ठीक है. So this is the higher plant and the root. And you know role of the microorganism. Microorganism आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है मिट्टी में खासकर, ठीक है। वो भी जो है एक टाइप का वेदरिंग है। तो दीज आर दी ऑल आर दी बायोलॉजिकल वेदरिंग, ओके। रेट्स ऑफ द वेदरिंग में क्लाइमेट, बायोटा मतलब ऑर्गेनिजम्स, टाइम एंड द मिनरल कंपोजिशन, ठीक है, ये सारे आपका रेट्स ऑफ द वेदरिंग है, दैट फैक्टर्स डिटरमाइन द रेट ऑफ द वेदरिंग, ठीक है। ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है, ओके, है ना। सो टाइम, मिनरल कंपोजिशन, स्लोप एंड वेदरिंग, पोरोसिटी, है ना, एक्सपोजर्स, पार्टिकल साइज, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, वेदरिंग प्रोडक्ट्स, ये सारे हैं बस। तो दीज आर दी साइकिलिक बेसिकली, है ना। ये मैं पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ उसमें, ठीक है। इसके मदद से बस ये पीडीएफ को पढ़ लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वेदरिंग में कहीं से और आप कोई भी बुक्स और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत है सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, देता हूँ आप लोग को। सॉरी, इट्स एसी ट्रेन Taj Mahal weathering by carbon. Yeah, sure. You can say that the Taj Mahal is not only for the weathering for the carbonation, सिर्फ एक रीजन नहीं है, लेकिन ये मेन रीजन है, ठीक है। सॉरी, इट्स एसी ट्रेन इफेक्ट, कार्बोनेशन इट्स डिफरेंट थिंग। अरे भैया वही हुआ, कार्बोनिक एसिड कब बनता है, when the carbonic acid is formed. How carbonic acid is formed? जब किसी H2O जब CO2 से रिएक्ट कर जाता है तो H2CO3 बनता है, ठीक है। एंड एसी ट्रेन मैंने इसीलिए नाम लिया कि आप लोग थोड़ा जल्दी समझ जाओ। एसी ट्रेन बोलने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिक एसिड उसमें नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 प्रेजेंट नहीं है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, जितने भी हार्मफुल गैसेस है वो है, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, ठीक है। तो सारे गैसेस उसमें मिल जाते हैं, है ना। ऑब्वियसली जितने भी पानी आएंगे, ठीक है, तो सारे गैसेस जो जो मिला के जो फिर एसिड बनाता है, दैट इज द एसिड रेन, ओके। बट हियर ओनली द रिएक्ट्स विद द कार्बोनिक एसिड, ठीक है, CO2, क्लियर, है ना। और जो ताजमहल जो हो रहा है, ऑब्वियसली दिस इज फॉर द रिजल्ट ऑफ द कार्बोनेशन, है ना। कार्बोनेशन इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू दिस कलर ऑफ द ताजमहल, ओके। रूट फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग में डिफरेंस क्या है, देखो, रूट को डाल दिया है फिजिकल वेदरिंग में, बट ठीक है, ये मुझे भी थोड़ा सा लगा, है ना, गुड क्वेश्चंस। बट हियर इन बुक्स, ठीक है, बुक्स में देखोगे, है ना, तो फिजिकल वेदरिंग में ये रूट वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप रूट को एक काम करो, रूट को वहां से हटा ही दो, ठीक है। रूट को हटा के आप डायरेक्टली बायोलॉजिकल वेदरिंग में डाल दो, ओके। क्लियर हरीश?
ठीक है, देयर इज अ नो डिफरेंस, आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। ओके, तो जितने भी रूट है ना, रूट वाले जो मैंने फिजिकल वेदरिंग में लिखा है उसको काट के बायोलॉजिकल वेदरिंग में डाल दो उसको। ठीक है ना, रूट फिजिकल वेदरिंग में नहीं आएगा, वैसे इसमें थोड़ा सा उटपटांग लिखा हुआ था, बट यू कैन चेंज। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? द वेदरिंग इज completed. From tomorrow will start the paleontology, है ना। थोड़ा सा मैं अगर पैलेंटोलॉजी का भी वीडियो डाला है ना, आप एक बार देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, जो भी वीडियो में प्रॉब्लम होगा ना वो बताना, मैं एक बार समराइज कर दूंगा। ओके, ठीक है, एंड प्लीज डू हार्ड वर्क। ओके देन, थैंक यू।